आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। पटना में रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं। वे हमारे चाचा हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ कुर्सी से प्यार है। अगर मुझे भी कुर्सी से प्रेम होता तो मैं भी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाता। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित तेली हुंकार रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे और 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर संकेत देते हुए तेजस्वी ने कहा कि एक बार हमें मौका देकर देखें। अगर हम 5 साल रहे तो 5 साल बिहार के लिए उतना काम होगा जितना काम एनडीए ने 20 सालों में भी नहीं किया है। राज्य में कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में अब अपराध चरम पर है, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। तेजस्वी ने अपने वादे को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। बिहार के हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और लाखों युवाओं को नौकरी देने की गारंटी है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि जनता के पैसे की बर्बादी है। मुजफ्फरपुर में एक धर्म विशेष को लेकर एक शिक्षक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। वायरल वीडियो में टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की पहचान सरैया प्रखंड के बखरी गांव प्राथमिक विद्यालय के नियोजित शिक्षक के रूप में हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि चाय की एक टपरी में शिक्षक समेत कुछ लोग बैठे हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है और वीडियो का सत्यापन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय बखरी के नियोजित शिक्षक हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी, लेकिन शिक्षक फरार हैं। पुलिस ने अपने बयान पर केस दर्ज करने के मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार अब छापेमारी में लगी हुई है। कैमूर में जमीन बनी दुश्मनी। दरअसल 2 भाइयों के बीच हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं भतीजे को पूरी तरह से घायल कर दिया है। घायल भतीजे को जहां सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, वहीं प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हार्ट सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में गम और गुस्सा है। घटना की सूचना पर एसपी और एसडीपीओ ने कार्यवाही करते हुए हथियार समेत हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना स्थल से गोली और खोखे को भी बरामद किया है। ये घटना सोनहन थाना के तरहनी गांव से सामने आई है। बताया जाता है कि विवादित भूमि पर संजय सिंह के द्वारा मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर बड़े भाई दिलीप सिंह के द्वारा मना करने पर विवाद अधिक बढ़ गया, जिसमें दिलीप सिंह के द्वारा चलाई गई गोली से छोटे भाई की मौत हो गई। वहीं भतीजा बुरी तरह से घायल हो गया है। जिनका नाम था, घर बना रहे थे तो वो मिट्टी कुड़वा के फिटवा रहे थे, तो वो रुकने गए। जिनका नाम दलीप सिंह है, जिन्होंने फायर किया और रुकने के बाद ये बोले कि हम अपना घर बनवा रहे हैं, अपना मिट्टी फेंक रहे हैं। तो उसी पे उनका लड़का आया और सर पिस्टल निकाल के और कट्टा दोनों लड़के वो टान दिए और इसके बाद वो आए तुरंत से अपना गन लेके, बंदूक लेके और गोली मार दिए सर। और इसके बाद प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद सर कोई जा नहीं रहा था, तो प्रशासन के सामने भी एक फायर किए हैं और प्रशासन सर हमारे साथ, हम लोगों के साथ पीछे भाग गया और इसके बाद सर फिर और प्रशासन आने के बाद फिर उनको पकड़ा गया। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता को बड़ा कदम बताया है। सीएम ने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सेना कटिबद्ध है। बीजापुर में जवानों ने 30 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। सीएम ने कहा कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के लिए सेना की लगातार कार्यवाही जारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने बताते हुए कहा कि बस्तर अब गणतंत्र से गणतंत्र की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व को इस सफलता की बुनियाद माना है।
उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीति और प्रभावी रणनीति के कारण सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और हम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे प्रहार किए। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैंने, मेरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से सकारात्मक तरीके से चुनाव अभियान चलाया। हमें संतोष है कि हमारी तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान, पूरे चुनाव अभियान के दौरान मर्यादाओं और संस्कारों का पूरा ध्यान रखा गया। हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हमारे विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़े हैं वे भी महिला हैं। अतः हमने अपने चुनाव अभियान की गरिमा को गिरने नहीं दिया। कभी भी कोई व्यक्तिगत प्रहार हमारी ओर से नहीं किया गया। हम जनता की लड़ाई, रायपुर के विकास की लड़ाई, वैचारिक प्रतिबद्धता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पूरे देश से लोग जहां प्रयागराज महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं, अब बस सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी के हाईवे से लगे जाम से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने जा रहे लोगों को राहत मिली है। पुलिस की टीम ने हाईवे में रात को जाम खुलवाए और वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ 300 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। प्रयागराज से कटनी की दूरी 300 किलोमीटर की है, लेकिन भीड़ का असर कटनी में भी देखने को मिला है। यहां पर भी नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगा हुआ था और मौके पर पहुंचे कटनी पुलिस कप्तान जाम में फंसे लोगों से बातचीत कर रहे थे और उन्हें पानी बिस्किट तक खिला रहे थे। वहीं देर रात को पुलिस ने जाम खोल दिया और गाड़ियों को कतार से आगे बढ़ाने लगे। प्रयागराज से आने जाने वाले लोगों ने बताया कि रास्ते में आज बीच बीच में थोड़ा बहुत जाम लगा हुआ है, बाकी हाईवे पर रास्ता खोलने के इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियां लगातार तेज रफ्तार से प्रयागराज की तरफ बढ़ रही हैं और पुलिस की टीम लगातार हाईवे पर डटी हुई है और जनता से अपील कर रही है कि 12 तारीख के स्नान के बाद आप सब घरों से निकलें और पहले स्थिति का जायजा लें, तभी प्रयागराज जाएं, नहीं तो आप सब मुश्किल में फंस सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले तकरीबन 36 घंटे से कटनी पुलिस लगातार हाईवे पेट्रोलिंग कर रही है। विभिन्न जगहों पर गाड़ियों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका भी जा रहा है। वर्तमान स्थिति में हमने जो आगे वाले जिलों से पता किया है वो ये बता रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत जाम वर्तमान में लगा हुआ है, परंतु यातायात जो कटनी से वाहनों को धीरे धीरे लगातार छोड़ा जा रहा है। हमने बारडोली जो चाका है वहां पर बड़े ट्रकों को रोका गया है फिलहाल, ताकि जो छोटी गाड़ियां हैं वो सुगम तरीके से आगे बढ़ते जाए। और लगातार हम वरिष्ठ अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की लोगों को असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। हम पुनः ये अपील करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया, प्रेस, न्यूज एजेंसीज के माध्यम से अपडेट ले लें, उसके बाद ही प्रयागराज जाएं और अपनी और अपने परिवार की जो भी प्रकार की हो सके सुरक्षा का ध्यान रखें। बात करते हैं हरियाणा की। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 की है। मृतक की पहचान विवाहिता मंजू के रूप में की गई है। युवती अपने पति के साथ सेक्टर 3 में किराए के घर में रहती थी और पति द्वारा मारपीट कर हत्या करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। देर शाम मकान मालिक द्वारा मृत युवती के भाई को सूचित किया गया और उसकी बहन कमरे में फांसी लगा ली है। जब युवती का भाई पहुंचा तब युवती मर चुकी थी। परिजनों ने युवती के शव को चेहरे और शरीर पर चोट के निशान भी देखे। परिजनों की पूछताछ पर पता चला कि युवती का पति रोजाना उसे मारता था। परिजनों ने मृतक के पति भीम सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मृतका के भाई दीपक ने बताया कि बहन ने 2022 में इंटरकास्ट कोर्ट मैरिज की थी और आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बहन फैक्ट्री में काम करती थी और भीम शराब पीने का आदी था। इसी के चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिलहाल उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराकर भीम के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि भीम
मंजू देवी है, इनकी बेटी है वो केरला की, और यहाँ महबलपुर में उसकी शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज है। वो आपस में सेक्टर 3 में रहते थे किसी किराए के मकान में। वहाँ उसने सुसाइड करा है महिला ने, मंजू ने। अब इनको शक है कि भाई उसने उसको मतलब चुन्नी से गला दबाकर हत्या करी है उसकी। तो अब उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। भाई जैसी भी आगे की कार्रवाई होगी 31 बजे तक के सामने आएंगे, और जैसी सूरत होगी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद अपराध शाखा टीम को सूचना प्राप्त हुई कि डबुआ कॉलोनी में एक वर्कशॉप में अवैध हथियार निर्माण किए जा रहे हैं। अपराध शाखा सेक्टर 56 इंचार्ज नरेश अपनी टीम का गठन कर मामले की छानबीन में जुट गए। टीम सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर रेड मार चुकी है और पुलिस को मौके से वर्कशॉप के अंदर 2 व्यक्ति को अवैध हथियार के निर्माण करते हुए काबू किया गया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर एक ने अपना नाम अनुज कुमार, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया है, जो संजय कॉलोनी फरीदाबाद में रहता है। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ वासी, गांव सुजावलपुर, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, हाल संजय कॉलोनी का बताया है, जिस पर आरोपियों के खिलाफ थाना डबुआ में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, 8 फरवरी को क्राइम ब्रांच 56 की टीम गश्त पर थी। जो गश्त के दौरान क्राइम ब्रांच टीम को गाजीपुर रोड डबुआ क्षेत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्कशॉप के अंदर अवैध हथियार बनाने की सूचना प्राप्त थी, जिस पर टीम द्वारा मौके पर रेड की गई। रेड के दौरान वहां पर 2 आरोपी अनुज और सौरभ को काबू किया और वहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, जिस पर थाना डबुआ में अभियोग संख्या 41 दिनांक 8/2/2025 आम जब्त की सेक्शन के अंदर पंजीकृत किया गया है। वहां पर मौके से 4 देसी पिस्तौल, 3 देसी पिस्टल, पिस्टल स्लाइड्स अधूरी और पिस्टल स्लाइड्स के मटेरियल और पिस्टल ग्रिप और कटर, खराद की मशीनें और ड्रिल मशीन इत्यादि जो अवैध उसमें जो यूज होता है वो बरामद। इसके अलावा एक बैरल सैंपल भी वहां पर बरामद हुई है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम यानी महाकुंभ 2025 ने दुनिया को अब अचंभित कर रखा है। दुनिया भर के बड़े धार्मिक आयोजनों में ये अपनी विशेष पहचान बना चुका है। वहीं प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां दश सरस्वती नदियों के पावन संगम में बीते 30 दिनों में आस्था का अटूट रैला उमड़ रहा है। प्रतिदिन महाकुंभ में श्रद्धा भाव से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन किया जाए तो औसतन 1.44 करोड़ लोग हर रोज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। महाकुंभ के जरिए सनातनियों की आस्था और श्रद्धा की बेमिसाल रहल देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने के बाद संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी हैं। इस बीच प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ जमा हो गई है, जिसके चलते प्रयागराज पिछले 1 हफ्ते से जाम के झाम से जूझ रहा है। आलम यह है कि मुख्य सड़क के अलावा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की गलियों में भी जाम लग रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के चारों ओर 30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और इस दिन भी पवित्र स्नान के लिए लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। इसी कड़ी में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक राजदूत और मल्टीकल्चरल प्रोग्राम के हेड डॉक्टर आशुतोष मिश्रा अपनी पत्नी श्वेता के साथ भारत आए और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। काशी मूल के दंपति ने इस दौरान कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, जो उन्होंने महाकुंभ नगर में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन किया। ऑस्ट्रेलियाई दंपति अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाने भारत पहुंचे हैं और 144 साल बाद आए महाकुंभ के गवाह बने हैं। उनका कहना है कि बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती और संगम में दिव्य स्नान कर हमारा जीवन सफल हो गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, काशी निवासी, अब ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
का बहुत सांस्कृतिक राजदूत हूँ और क्वींसलैंड क्रिकेट में मैं वहाँ उनका मल्टीकल्चरल प्रोग्राम हेड करता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अपनी पत्नी के साथ मैं भारत आया और भारत में आकर के इस महान पर्व में मैंने हिस्सा लिया। मैं बहुत गर्व के साथ ये बात को कह सकता हूँ कि मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन, किसी भी सांस्कृतिक आयोजन में से एक ये महाकुंभ जो 144 साल बाद हम जो है मना रहे हैं, उसका आयोजन यहाँ पे किया गया। और ऐसी ऐतिहासिक घड़ी में और कालखंड में हमको यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने अब कोखराज बाईपास पर डायवर्जन खोल दिया है, जिससे लगातार अब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। हाईवे में फिलहाल अब जाम की स्थिति सामान्य हो चुकी है। 2 दिन पहले कानपुर की तरफ से आने वाले वाहनों के चलते कौशाम्बी में यातायात की व्यवस्था चरमरा गई थी, जिससे कई किलोमीटर हाईवे में जाम लग गया था। भारी संख्या में श्रद्धालु एक साथ संगम पहुंचे की कोशिश कर रहे थे, जिससे प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका था। सीईओ अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि महाकुंभ स्नान करने के लिए श्रद्धालु कई राज्यों से आ रहे हैं। श्रद्धालु अपने निजी साधन से और बसों से आ रहे हैं, जिससे 2 दिन पूर्व ट्रैफिक जाम की स्थिति बन चुकी थी। ट्रैफिक अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। चडरई चौराहे के पास एक कार और टैंकर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बरेली जिले के बहेड़ी की रहने वाली गायत्री गुप्ता अपने परिवार के साथ प्रयागराज में संगम स्नान के लिए जा रही थी। कार में उनके साथ अंकित गुप्ता, पिंकी गुप्ता और विकास गुप्ता सवार थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग और एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को जगतपुर सीएचसी पहुंचाया गया। जगतपुर सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर एलपी सोनकर के अनुसार चारों घायलों की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। प्रभारी मंत्री राकेश सचान रायबरेली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राकेश सचान के साथ डीएम और सीएमएस भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल की अव्यवस्था देख मंत्री राकेश सचान नाराज दिखे। इस दौरान खामियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए। वहीं अस्पताल में एडमिट मरीजों से प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने बातचीत भी की। यूपी की मिल्कीपुर सीट हो या दिल्ली का चुनाव, विपक्ष को करारी हार मिली है। बीजेपी को जीत हासिल होने के बाद विपक्ष का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। जहां एक और सरकार इस जीत को लेकर खुश नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष इस हार का ठीकरा सरकारी मशीनरी, अधिकारियों और सरकार पर फोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव के प्रतिनिधि शिव कुमार बेरिया ने बीजेपी की इस जीत पर जमकर हमला किया है। महाकुंभ मेला के बीच मिर्जापुर के विंध्याचल में भी प्रतिदिन काफी संख्या में दर्शनार्थी मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात और सरलता पूर्वक दर्शन पूजन हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विंध्याचल मंदिर और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी प्रियंका ने पुरानी वीआईपी मार्ग से होते हुए न्यू वीआईपी मार्ग, सदर बाजार और पक्का घाट मार्ग और विंध्य कॉरिडोर परिसर का निरीक्षण कर ड्यूटी पॉइंट पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले के आयोजन में मिर्जापुर से होकर जाने और आने वाले वाहनों की संख्या अब अधिक हो चुकी है। प्रतिदिन मां विंध्यवासिनी देवी जी का दर्शन पूजन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यह स्थिति 15 फरवरी तक ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। इसलिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी 15 फरवरी तक लगाई गई है।
लखनऊ में 35वीं पीएससी वाहिनी में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा शुरू हो गई है। यूपी पुलिस भर्ती के 60,244 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से शुरू कर दी गई है। प्रदेश भर में 12 पीएससी वाहिनियों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। 27 फरवरी तक ये परीक्षा चलेगी, जिसमें रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, वहीं महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। सीसीटीवी कैमरों से इस दौड़ को रिकॉर्ड भी किया जाएगा और इसकी निगरानी भी होगी। संभल सदर तहसील क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों का बकड़जाल फैल रहा है। जन सुनवाई पोर्टल पर संभल तहसील क्षेत्र के हॉस्पिटलों की शिकायत मानक पूरा न करने को लेकर की गई थी, मगर शिकायत का निस्तारण नोडल अधिकारी और कोएक्स नोडल अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की। शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप शिकायत का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जनपद संभल में स्वास्थ्य विभाग शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं कर रहा है। ऐसे ही मामला जनपद संभल की संभल तहसील का आया है, जहां पर एक शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं किया। साथ ही क्यूवैक्स नोडल अधिकारी और नोडल अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं किया। देखा गया है कि वहां मानक के अनुसार 3 हॉस्पिटल संचालित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित मानक से संबंधित जानकारी पूरी तरह से नहीं दी। लेकिन शासन और जिला प्रशासन चाहता है कि शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक किया जाए, जिससे शिकायतकर्ता दोबारा शिकायत नहीं करे। लेकिन मामले में शिकायतकर्ता ने फिर मानक पूरा न करने की शिकायत की है। साथ ही गुणवत्तापूर्वक शिकायत का निस्तारण न करने की जानकारी दी है। देखना ये होगा कि शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक होता है फिर या लीपापोती कर दी जाती है। मैं चरण सिंह, कैमरा पर्सन के साथ, APN संभल। हाईवे पर ट्रैक्टर और कार में स्टंट करते हुए व्यक्तियों का वीडियो वायरल हो रहा है। नेशनल हाईवे 9 की सर्विस रोड पर ट्रैक्टर सवारों और कार सवारों ने स्टंट करते हुए ये रील्स बनाई। स्टंट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और अब बाबूगढ़ पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और स्टंट करने वालों का 7,500 रुपए का चालान भी काट दिया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक घर के अलग अलग कमरों में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर पति पत्नी का शव लटका देख परिजनों में कोहरा मच गया। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे सीओ सदर ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर गांव का है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में क्षेत्रीय प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से समाज सेवी ने ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्राज्यीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराकर प्रतिभाओं को निखारने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराया है। 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में यूपी, एमपी सहित दिल्ली प्रदेश की 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राठ और हथौड़ा की टीमों के बीच खेला गया और खिताबी मुकाबले का ब्लॉक प्रमुख कबरई ने फीता काटकर शुभारंभ किया। टॉस हारकर पहले खेलने उतरी हथौड़ा टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 189 रन का स्कोर खड़ा किया है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रामबाग राठ की टीम पारी के महज 19वें ओवर में महज 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हथौड़ा की टीम के बल्लेबाज मनोज रैकवार ने 60 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता की विजेता टीम हथौड़ा को इनामी राशि के रूप में 1 लाख रुपए नगद और विजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और उप विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद राशि और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।